हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम पढ़ रहे थे अपना 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला। और जो लोग नए हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये चीज़ बताती हूँ। बाकी हमने स्टार्टिंग का पार्ट कवर कर लिया है। फर्स्ट थ्योरी जो हमें कवर करनी थी लुईस अप्रोच वाली, वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। एंड उसकी कुछ लिमिटेशन थी जिससे कि मेन चीज़ ये थी कि वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, राइट। सो आज हम एक नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिकली शेप को लेके ही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, क्या कहती है थ्योरी कि मेन आइडिया इसका आपका, जैसे आप नाम से पता लग रहा है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनकी रिपल्शन से, उनकी ओवरऑल जो भी फोर्सेस उनके बीच एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सब के बैलेंस से आपकी शेप डिसाइड होती है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रो समझते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले तो ये दी किसने थे थ्योरी? ये थ्योरी दी थी सिडविक एंड पॉवेल। ठीक, सिडविक एंड पॉवेल 1940 में दी थी। एंड फर्दर उसके बाद इसको एक्सटेंड किया, या आप ये कह सकते हो, और इसमें कुछ चीज़ें एडिशन की। दो साइंटिस्ट और थे, नायहॉम एंड गिलिस्पी। कहने का मतलब ये कि थोड़ा इम्प्रूव किया इसको। फाइन, 1957 में। सो हमें पता है, अब तक हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स जो आपके बनते हैं, बेसिकली हम कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स में, फाइन। एंड आसपास जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो शेयर्ड पेयर्स भी हैं, लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, है ना, दोनों हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपका सेंट्रल एटम है उसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उनमें कैसी रिपल्शन है, कैसी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है, उस सब को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी बनाई गई है, या उन्होंने इस चीज़ को कॉन्सेप्ट रखा। मतलब कि बेसिक उनका प्रिंसिपल क्या था कि कोई मॉलिक्यूल या उसका शेप जब आपको डिसाइड करना है तो उसकी मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। या हम कह सकते हैं कि उसकी सिमिट्री या शेप की बात करो तो वो आपको पता लग सकती है। तो ये कब होगा? जब आपकी एक्स्ट्रा कोई भी फोर्सेस ऐसी नहीं होंगी जो हिंड्रेंस कॉज कर रही होंगी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक सेंट्रल मेटल एटम है आपका, सॉरी सेंट्रल एटम कह लो, मेटल भी नहीं कहना चाहिए, सेंट्रल एटम है, उसके आसपास जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, शेयर्ड एज वेल एज लोन पेयर, वो उनके बीच में रिपल्शन तो होगी ही। वो रिपल्शन इतनी होगी कि उसके बाद वो एक लिमिट तक तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, बट एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब उस रिपल्शन का, वो जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, उसमें बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो जब बैलेंस क्रिएट होगा उस स्टेज पे और कोई ज़्यादा रिपल्शंस नहीं होंगी, यू कैन से नो मोर रिपल्शंस। उस स्टेट पे मिनिमम एनर्जी होगी उस सिस्टम की, उस मॉलिक्यूल की, एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस पे जो आपकी ये स्टेज होगी वो उस मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर शेप वाली स्टेट होगी। उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, क्या शेप होगी, वो डिसाइड होगी उस टाइम पे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना रिपेल कर रहे हैं, लोन पेयर्स कितना रिपेल कर रहे हैं, उन सब के बैलेंस से एक मॉलिक्यूल का शेप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि ज्योमेट्री या शेप, वैसे तो ज्योमेट्री एंड शेप दो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि फिक्स्ड, कि आपका अगर सपोज करो इतने एटम्स थे तो ज्योमेट्री ये होनी चाहिए थी, प्रोबेबल कहते हैं, ये होनी चाहिए थी। लेकिन लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, सबको, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सबको ध्यान में रखते हुए आफ्टर रिपल्शन जो एक्चुअल शेप निकल के आती है उसके लिए हम शेप वर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज ज्योमेट्री ही होता है। सो बेसिक एजम्पशंस क्या हैं इस थ्योरी के? फर्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका अगर दो एटम्स हैं, ठीक है, तो आपकी शेप लीनियर ही होगी, है ना। टू एटम्स लीनियर, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि इस थ्योरी के लिए एजम्पशंस यूजुअली नहीं पूछी जाती हैं। मेन चीज़ जो है वो ये है, जो आपका आगे का पार्ट आएगा कि टेबुलर फॉर्म में, हम टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे कि अगर दो लोन पेयर हैं, एक बॉन्ड पेयर है, तो कैसी शेप होगी, कैसे ज्योमेट्री, एग्जाम्पल क्या, वो इस थ्योरी का मेन पार्ट है। एजम्पशन जस्ट आप समझने के लिए ध्यान में रखिए कि क्या क्या किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। ठीक, अच्छा, अगर दो से ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है, मतलब सपोज करो 3 एटम्स हैं, 3 एटम हैं, तो हमें पता है कि उनमें से किसी एक को आप सेंट्रल एटम बनाओगे। सेंट्रल एटम बनाओगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, आसपास में इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग वाले हैं, यानी सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स नहीं हैं, तब तो आपकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर, क्योंकि वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा। क्या मतलब हुआ? अगर हम कह दें मोर देन 2 एटम्स या 3 एटम्स ले लो, 3 एटम्स, ठीक, क्या बोलोगे आप? रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल
मॉलिक्यूल किस स्टेट में, कंडीशन क्या है, इफ ओनली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ ओनली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। आप देख सकते हो मैंने शॉर्ट में लिखा है इफ ओनली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो मैंने कहा ना इसके अजम्पशंस आपको जो मतलब एक तरह से होता है ना कि आपको पॉइंट्स या पॉस्टुलेट्स लिखने को आए, वो ऐसा नहीं है, इस थ्योरी के रिगार्डिंग नहीं है, जहाँ होगा वो मैं आपको खुद बताऊंगी। सो पहला पॉइंट हो गया कि अगर दो एटम है तो लीनियर ही शेप होगी, कोई और शेप नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, दो से ज़्यादा एटम्स यानी जब तीन आए वो इस तरह से जब लिंक्ड होंगे कि सिर्फ आपके मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स नहीं है, तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होगा। अब इसका दूसरा केस भी तो निकल के आ सकता है कि एटम्स 3 हैं लेकिन लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स दोनों प्रेजेंट हैं। तो मैं लिख देती हूँ लोन पेयर्स, इसको दोबारा लिख देती हूँ, 3 एटम्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ प्रेजेंट, ठीक। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और ज्योमेट्री कैसी होगी, एंड इररेगुलर ज्योमेट्री। क्लियर है। सो मेन कॉन्सेप्ट यानी इस पूरी थ्योरी का क्या है कि आपके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, उनके बीच में रिपल्शन का मेन कॉन्सेप्ट है कि वो रिपल्शन या वो रिपल्सिव फोर्सेस उसके काउंटर बैलेंस से या उसके ओवरऑल इफेक्ट से शेप निकल के आ रही है, ठीक है। सो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। आप इनको एक्सटेंड करना चाहो तो इस रूप में भी एक्सटेंड कर सकते हो कि एक पॉइंट बीच में ऐड कर लो कि अगर 2 से ज़्यादा एटम्स है, 3 एटम्स हैं तो हम उसमें तीनों एटम में से एक को सेंट्रल एटम मानते हैं एंड बाकी उसके साथ लिंक्ड होते हैं। एंड लास्ट वाला जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ओवरऑल आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ रिपल्शन, वो डिसाइड करता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब बात आती है लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, हम किसको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि अब जब आगे आप पढ़ोगे तो ऐसे बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पे बॉन्ड पेयर्स भी होंगे, लोन पेयर्स भी होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस सारी जगह होंगी, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो ये डिसाइड कर सके कि कौन से रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, किसको आपको प्रेफरेंस देना है कि वो मॉलिक्यूल में कम से कम होनी चाहिए। तो उसका ट्रेंड है लोन पेयर रिपल्शन आपकी सबसे ज़्यादा, मतलब उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, ठीक है, एंड बाद में लास्ट में बॉन्ड पेयर का। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा का मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट या इसकी फ्रीक्वेंसी, आप कह सकते, फ्रीक्वेंसी भी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, रिपल्सिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं शेप को। सो अगर आपको कभी भी किसी मॉलिक्यूल में डिसाइड करना है कि कौन सी उसकी स्टेबल स्टेट होगी, कब मिनिमम एनर्जी होगी, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा उसमें लोन पेयर रिपल्शन सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड उसके बाद बॉन्ड पेयर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रेंड फॉलो करते हुए ओवरऑल जब आपको रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब आइडिया लग जाए कि कम सबसे कम कब होंगी, वहाँ आपकी शेप निकल के आती है। अब हम करेंगे पूरा एक टेबुलर फॉर्म में कि अगर आपके 2 लोन पेयर्स होंगे, एक शेयर्ड पेयर, तो कैसी शेप होगी, कैसे ज्योमेट्री, वो आपका पूरा एक टेबल है। एंड ये टेबल आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये फर्दर आगे हाइब्रिडाइजेशन में भी काम आएगा, ठीक है। आगे की जो आपकी थ्योरीज हैं वहाँ भी इसका कनेक्ट है। सो बेसिकली ये पहली थ्योरी है जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन कर रही है या उसके बारे में बता रही है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। फाइन, आई होप आपको इसका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके टेबुलर फॉर्म में यानी डिटेल्ड फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ टेबल दिख रहा है, मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है। इस टेबल में क्या है देखिए, एक साइड बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स उस पूरे मॉलिक्यूल में कितने हैं वो आपको नेचुरली कैलकुलेट करना होगा। ये पहले हम पूरा टेबल पढ़ेंगे, एक जितना सारा पैटर्न स्टडी करेंगे, उसके बाद आपका एक फॉर्मूला है, आप ये कह सकते हो कि स्टेप्स हैं जिससे कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि शेप या टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या आने चाहिए, ठीक है। बॉन्ड पेयर, शेयर्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब उस फॉर्मूले से या उन स्टेप्स से कैलकुलेट करते हैं। बट पहले क्या करेंगे हम, टेबुलर फॉर्म, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उससे पता लगेगा हमें ज्योमेट्री, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री सेम है। बट उसके बाद आपका जो अगला आता है वो है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, कि उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोन पेयर ना हो और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हो, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड शेप आएगी। अब ज्योमेट्री और शेप कभी तो सेम होगी, कभी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं 2 से।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 हैं, तो आपको पता है कि सपोज करो ये सेंट्रल है आपका एटम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, एक यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक। इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? लीनियर। वैसे भी हमने जो पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था ना, अगर 2 एटम है तो एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, लीनियर। अब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, यहाँ पे आपके बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 0, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ए, ये सेंट्रल एटम आपका ए है, ठीक है, AB2, बी मतलब बॉन्ड पेयर, एल मतलब लोन पेयर, तो यहाँ आपका फॉर्मूला आ गया AB2। क्लियर? AB2 मतलब एक सेंट्रल एटम और 2 बॉन्ड पेयर्स, जो कि यहाँ आपको पता लग रहे हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है, तो आपका शेप सेम वही आ जाएगी, लीनियर। 2 मैंने अभी मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दी हैं, तो आपकी शेप भी आ गई लीनियर। और एग्जाम्पल अगर करना हो, CO2, BeF2, ठीक है, BeCl2, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो एक केस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरह का आपने हर केस में करते जाना है, ठीक। 2 के केस में तो सबसे सिंपलेस्ट था, अब हम करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के केस में। एक तो आपका क्या है, ये कि इस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है। 3 मैंने आपके बॉन्ड पेयर्स इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये सेंट्रल में आपका एटम प्रेजेंट है। अच्छा, बॉन्ड पेयर हम 3 ले रहे हैं, लोन पेयर 0 ले रहे हैं, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? AB3, ठीक है, यही बनेगा ना, AB3, ठीक है भाई। AB3, इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइंगुलर प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर। जब लोन पेयर नहीं होता है तब आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, तो यहाँ पे भी आपका सेम आ जाएगा। 3B मैं ड्रॉ कर दूँ, ये आई हैव ड्रॉन, ठीक है, ये मैंने छोटा इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मुझे नीचे वाला मॉलिक्यूल भी ड्रॉ करना है बाद में, इसलिए सेम आपका यहाँ पे वही आएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। और एग्जांपल अगर करना हो तो BF3, ठीक, AlCl3, अच्छा SO3। एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना, क्योंकि मेन तो यही चीज़ है कि एग्ज़ाम में बहुत सारे जो आपके इस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्सिमम डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे बनते हैं, तो जितने एग्जाम्पल्स आपने पढ़ रखे होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, इन केस अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो एग्जाम में तो। अच्छा, दूसरा केस इसमें हम क्या ले सकते हैं, बॉन्ड पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 3 ही हैं, लेकिन आपका अगर ये 3 है और वो सपोज करो 3 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 लोन पेयर हो गया, 2 और 1 लोन पेयर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा फिर आपका? AB2L, राइट, AB2L यही बनेगा ना। अब इसमें शेप क्या बनेगी? दो मैंने B मॉलिक्यूल साथ में से ड्रॉ किए और यहाँ पे थर्ड वाली साइड आप लोन पेयर बना दे रहे हो, ठीक है। तो ये कैसी शेप दिख रही है आपको? बेंट शेप या वी शेप? बेंट और वी शेप, ठीक। इसका एग्जाम्पल है SO2 और NO2 आपने पढ़ा हुआ है, NO2 भी इसी का एग्जाम्पल है, फाइन। सो ये आपके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स किए, हमने 2 केस लिए, एक बार हमने इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लिया, एक बार ही 3 लिया। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम 4, 5, 6, ठीक है, फर्दर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम 2 और 3 के लिए किया ना, अब करेंगे 4 और 5 के लिए। 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो क्या होगा? 4 हमने कंसीडर किया, ओके। ज्योमेट्री आपकी देखो, इसको मैं रब कर देती हूँ दिस वे, टेट्राहेड्रल, है ना। प्रिज्म देखा है, प्रिज्म उस टाइप से, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। अब बात आती है अगेन बॉन्ड पेयर लोन पेयर की, 4, 0। सबसे पहले तो यही लेना है, फॉर्मूला बन गया AB4। पहले केस में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, यस। हमने अगर उसका शेप भी इसकी देखनी है तो सेम टेट्राहेड्रल वैसी ही रहेगी। एग्जाम्पल आपने कर रखा होगा CH4, है ना, SiH4 उसी के जैसा बिल्कुल, और एमोनियम आयन वो भी इसी में आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस केस के। अब बात आती है अगर इसमें लोन पेयर आ जाए तो पहले क्या करेंगे हम? 3, 1।
AB3L, ठीक है, एक लोन पेयर है। अब अगर एक लोन पेयर होगा, सपोज करो मैं यहाँ लोन पेयर वो बना देती हूँ, तो कैसी शेप आ जाएगी आपकी, देखो ज़रा, 1 2 3, ये तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिए एंड ऊपर मैंने यहाँ लोन पेयर लगा दिया, तो ये आपका कैसा दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, है ना, ट्राइंगल पिरामिड के फॉर्म में जैसा। तो इसकी शेप आ गई एक मिनट इसको रब भी करना, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये आपने इस तरह के कंपाउंड्स किए होंगे, मतलब इस शेप के मॉलिक्यूल्स, बहुत सिंपल है, एमोनिया किया है ना पिरामिडल की शेप में, एमोनिया है, ठीक है, NCl3 है, एमोनिया के जैसा ही फॉस्फीन PH3, ये सब इसी में आएगा। अब क्या करेंगे हम, अगला केस क्या लेंगे, दोनों ही दो, एक मतलब दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, फॉर्मूला आपका आ जाएगा AB2L2, ठीक है। सो आपके अगर दो लोन पेयर हैं दो बॉन्ड पेयर, AB2L2 फॉर्मूला आ गया। इसमें क्या शेप आएगी, देखो A तो आपका था ही, है ना, 2B को मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है, बाकी दो जगह सपोज करो मैंने लोन पेयर ड्रॉ कर दी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये मुझे थोड़ा छोटा सा दोबारा बना देती हूँ मैं, इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि आउट ऑफ द बोर्ड जाएगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, ठीक। मैंने क्या किया, 2B इस तरह से ड्रॉ किए एंड ये, ठीक है। ये आपकी कैसी है, बेंट शेप, बेंट मुड़ी हुई शेप। एग्जाम्पल आपका वाटर, ठीक है, H2S, तो ये दोनों इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि जब आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और जिसमें कि 2 बॉन्ड पेयर हैं 2 लोन पेयर हैं। अब इसी तरह मूव ऑन करते हैं जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो मोस्ट मतलब सिंपल वाली चीज़ होगी कि आपने सेंटर वाला एटम लिया, उसके बाद इसकी फिगर को ज़रा या इसकी शेप को ढंग से समझना, ये 3 आपके एक प्लेन में हैं, ठीक है, और 2 जो आपके ज़्यादा बड़े मैंने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं वो आपके ऊपर नीचे हैं। मतलब एक प्लेन सपोज आपकी कॉपी है, उसमें ट्राइंगल है, एक पेन अगर मैं ऊपर ड्रॉ कर दूँ एक पेन नीचे, तो जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स है ये हैं एक्सियल बॉन्ड्स क्योंकि ये एक्सिस पे हैं, ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ए या ई से भी डिनोट किया जाता है कई जगह बुक्स में। सो ये आपकी कैसी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब सेंटर में आपका ट्राइंगल है, ऊपर भी उसके पिरामिड बन रहा है। अगर आप वो जो 3 ये प्लेन है इन तीनों को ऊपर वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे तो आपका पिरामिड टाइप बनेगा ना। ऐसे ये सोच लो कि 2 पिरामिड 2 प्रिज्म एक साथ अपने बेस के साथ जोड़ के रखे हुए हैं, फाइन। तो इस तरह से आप इमेजिन करोगे तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। अब इसके अलग अलग केसेस आएंगे जैसे हमने सबके किए हैं, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड पेयर 5 0, क्या फॉर्मूला आ गया, AB5, ठीक है। ये मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ सो दैट नीचे तक हमारे सारे इसके केसेस आ जाएं। इसके 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। ओके, AB5 क्या शेप आपके हिसाब से आनी चाहिए, सेम यही मैं यहाँ सेम लिख दे रही हूँ सो दैट हमें ड्रॉ ना करना पड़े, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं लूँगी इसका तो आपका क्या आ जाएगा, PCl5 PF5, ठीक है। और यस मतलब हैलोजेंस के केस में ही मैक्सिमम ऐसे बने होते हैं, SbCl5, तो उसकी शेप इन सब की शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। अच्छा अगला केस क्या होगा, 4 1, ऐसे ही करते थे ना हम, एक एक लोन पेयर बढ़ाते जाते हैं और बॉन्ड पेयर कम करते जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, AB4L, ठीक। AB4L में अब आपके अकॉर्डिंग क्या शेप आनी चाहिए, यहाँ देखो आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि लोन पेयर किसी ऐसी जगह हो कि कम से कम आपकी हिंड्रेंस हो, उसकी रिपल्शन कम से कम हो। अगर मैं यहाँ लोन पेयर छोड़ दूँ बाकी सारे, तब क्या हो जाएगा, शेप देखो A B, यहाँ भी B और ये 2B, ठीक है। ये मैंने लोन पेयर यहाँ छोड़ दिया, तो ये कैसी शेप दिख रही है आपको। अगर कभी आपने बचपन में झूला झूला है सीसॉ,
उसको आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, एक बच्चा इस साइड बैठता है, एक बच्चा उस साइड बैठता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक्चुअली ये वो शेप है। सो इसका नाम क्या हो गया, सी सॉ। ठीक है, सी सॉ शेप आ गई आपकी। एग्जाम्पल है इसका बहुत अच्छा फेमस SF4, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर? ओके, अगला हमारा केस क्या होगा, 3 2, ये एक कम कर दिया, ये एक बढ़ा दिया, AB3L2, यही कर रहे हैं ना हम। ठीक है, इसको मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ ऐसे, AB3L2। सो बेसिकली आपको एडजस्ट ऐसे करना है कि कम से कम आपके हिंड्रेंस कॉज हो रिपल्शन के कारण। तो अगर आप इन दो जगह रख दो, ठीक है, और ये आपकी टी शेप आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि दो जगह आपके ये लोन पेयर्स इस तरह से रहेंगे। ठीक है, ये आपका सेंटर में A और ऊपर नीचे 3 डायरेक्शन में B। ठीक, मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर दे रही हूँ, उसके बाद रब कर दूंगी सो दैट हम बाकी दूसरा केस भी ले सकें। A, ये B, A इस तरह से टी शेप है ना ये, और ये दो आपके यहाँ लोन पेयर। ठीक है, सो टी शेप और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, ClF3। ठीक है, ClF3 आपको याद रखना है। ये वाला मैं आपको कंपाउंड रब कर देती हूँ, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया था ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, अब हमारा एक केस रह गया इसमें कि हम दोनों चीज ही यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर कर दें एंड 3 लोन पेयर्स कर दिए मैंने। फॉर्मूला आपका आ गया AB2L3। ठीक है, ये केस देखो आपका कैसा है, यहाँ देखो 2 खाली हमें बॉन्ड पेयर ड्रॉ करने हैं, बाकी 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ मैं तीनों जगह लोन पेयर ड्रॉ कर सकती हूँ और ये आपकी स्ट्रेट लाइन 2 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। सो कैसी शेप आ गई आपकी, A, ऊपर नीचे आपने B ड्रॉ कर दिया और 3 लोन पेयर्स ड्रॉ कर दिए, ये आपके आ गई लीनियर शेप। ठीक, एग्जाम्पल इसका याद रखो, XeF2 बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद I3 नेगेटिव, ये भी काफ़ी जगह आता है, ICl2 नेगेटिव सॉरी। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये हमारा पूरा केस हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला। ठीक है, 4 केसेस निकल के आए ना, 1 2 3 4। अब लास्ट है हमारा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला, वहाँ भी ऐसे कुछ केसेस निकल के आएंगे, वो करते हैं। उसके बाद हमारा टैबुलर फॉर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रिडिक्शन करनी होगी कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। 6 के केस में देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 6 से नाम से तो आपको सीधे स्ट्राइक करना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो 6 बॉन्ड है, ऑक्टा कैसे है, 8 कैसे है। ऑक्टाहेड्रल देखिए ज्योमेट्री का नाम है। ठीक है, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना है। ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। पहला केस आपका सेम वही होगा जैसे हम सब में करते आ रहे हैं, 6 0 है ना। फॉर्मूला आपका आ गया AB6, आगे भी सारा कुछ सेम आ जाएगा। सेम लिख दिया मैंने क्योंकि ऑक्टाहेड्रल शेप होगी ऑब्वियसली। एग्जाम्पल है आपका SF6। SF4 क्या था, सीसॉ शेप, SF6 ऑक्टाहेड्रल। अब अगला केस आता है 5 1, क्या फॉर्मूला आ गया, AB5L। ओके, चलो शेप करें इसकी, एडजस्ट करो उसमें। कहाँ हम ऐसा करें किसी सॉरी कहाँ हम मतलब लोन पेयर रखें कि आपकी रिपल्शन सबसे कम होगी, किसी एक जगह। एक्सियल वाले आपके एक्चुअली लोन पेयर्स, एक्सियल वाला जो बॉन्ड होता है आपका थोड़ा दूर होता है, इसके केस में ऑलमोस्ट सब जगह सेम है। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ का हटा लो चाहे यहाँ का। देखिए कैसी शेप होगी, मैं यहाँ अगेन पूरी शेप दोबारा से ड्रॉ कर दे रही हूँ, A, ठीक है, और ऊपर यहाँ मैंने 5 जगह बॉन्ड्स बना दिए अपने और लोन पेयर इस डायरेक्शन में रख दिया, प्लेस कर दिया। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये 4 जो आपके बॉन्ड्स है ये एक प्लेन में है और वो जो आपका B है वो ऊपर है। एक्चुअली स्पेस की कमी के कारण ये इक्वल डिस्टेंस लग रहे हैं, बट ये एक्चुअली और ऊपर आएगा थोड़ा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं दिस वे, वो थोड़ा ऊपर आएगा। तो आप अगर इसको विजुअलाइज करो, एक आपकी बुक है सपोज, 4 बॉन्ड्स वहाँ और जो ऊपर है उसके साथ वो चारों जुड़ रहे हैं, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। मतलब बेस उसका स्क्वायर जैसा है एंड पिरामिड बन रहा है।
ठीक है। और एग्जाम्पल आपके इसके हो जाएंगे ClF5, ठीक, एंड BrF5, Br मतलब इस तरह से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वो इस केस में आएंगे। अच्छा, लास्ट केस जो इसका निकल के आता है वो है 4,2 AB4L2, मतलब दो आपके लोन पेयर्स हैं, बाकी 4 बॉन्ड, इन दो को लोन पेयर्स रहने देते हैं, बाकी 4 बॉन्ड्स। तो कैसी शेप आ जाएगी? ए 4 मैंने बॉन्ड पेयर्स ड्रॉ कर दिए, ये आपका ऊपर भी लोन पेयर आ गया, नीचे भी लोन पेयर आ गया। क्या शेप आ गई है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। PTCl4 इस तरह के जो आपके कंपाउंड्स हैं, PTCl4 नेगेटिव, ठीक, ये आपका एग्जांपल किस में आ जाएगा? स्क्वायर प्लेनर इसके केस में, या फिर XeF4। तो एग्जाम्पल्स तो एक्चुअली आपने काफ़ी सारे करने होंगे, तभी आपको प्रैक्टिस आ पाएगी। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये टेबल जब तक क्लियर नहीं होगा ना, ये मैंने बाइफर्केशन ड्रॉ कर दी, ये टेबल जब तक क्लियर नहीं होगा आप शेप मॉलिक्यूल की प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप। शेप आपको प्रिडिक्ट कर दी थी ना, मैंने कहा था कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिकली हम शेप कैलकुलेट करेंगे। आपने पूरा टेबल वो अच्छे से पढ़ लिया, आई थिंक आप उसको उस टेबल को ना अच्छे से बार बार गो थ्रू कर जाना। वैसे तो उसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज़ नहीं है, बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि क्या शेप हो सकती है। फाइन, तो अब आपको उस टेबल को आपको अगर कह सकते हैं एनालाइज करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मतलब वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकल जाए तो आप शेप बता सकते हो। तो हम वही कैलकुलेट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ से आएंगे? हाफ ऑफ जो भी आपका सेंट्रल वाला एटम होगा ना, उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लो, मतलब छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, प्लस जितने एटम्स आपके उस सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक हुए होंगे, ठीक है, प्लस एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। ये आपके निकल गए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर कैसे निकलेंगे? एक ही बात है ना, शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर ये आपके निकलेंगे इससे, सेम यही चीज है, ठीक है, खाली इतनी वाली। एटम्स लिंक्ड टू सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड जो होंगे वो क्या है? बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। एंड क्या रह गया? लोन पेयर्स। इन दोनों को अगर माइनस कर दो तो ऑब्वियसली लोन पेयर आ जाएगा, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। अब ये तीनों चीज़ अगर आ जाएंगी तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है अभी टेबल में, वो चेक करके देखते हैं कि क्या इससे हमारा सही शेप निकल रही है या नहीं निकल रही है, ठीक है। और एक आपका एनायन कैटायन, इस तरह का एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, यहीं पे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सबसे पहले करते हैं ClF3। ClF3 आपने किया था ना, टी शेप थी। अब चेक करते हैं यहाँ से टी शेप आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, क्लोरीन, इसका पहले तो हम फॉर्मूला लिखें, हाफ, किसका हाफ? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम था, 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने एटम्स हैं जो सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड हैं? 3। 7 + 3 10, 10/2 = 5। यस, 5 ही थे हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 5 आ गए। इस रूल्स में एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो सब जगह होता है, जैसे कि अगर आपका एनायन है तो जितना आपका नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन आप प्लस करोगे, क्योंकि उसका मतलब यही है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। और अगर प्लस है, कैटायन है, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स आप जितना भी है 2+, 3+, उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बस ये मिस हो गया मुझसे। सो उसके बाद आपका निकलेगा बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर 3 होगा, इसमें 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, यस। एंड लोन पेयर क्या होगा? 5 - 3 = 2। फॉर्मूला क्या आ गया? AB कितना? 3, AB3L2। अब अगर आप इसको टेबल में जाके चेक करोगे AB3L2, तो यस, आपकी ज्योमेट्री एंड शेप वही सेम आएगी जो आपने किया हुआ है, ठीक है। आपको शेप प्रेडिक्ट करनी थी, शेप इसकी आ गई टी शेप।
ठीक है। अब करते हैं अगला एक और एग्जांपल, H3O पॉजिटिव। फाइन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालोगे, सेंट्रल एटम इसमें क्या है अब, ऑक्सीजन, हाफ, ठीक है, 6 + 3 हो गया, कितना आ गया है, 6 + 3। अब एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे कम है, ठीक है ना, 9/2 तभी आ रहा है, 9/2 आपका 0.5 हो जाएगा। इट मीन्स आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से आप माइनस कर दोगे, क्या हो जाएगा, 5/3, मतलब सॉरी 5 + 3 8, 8/2 4। यस, H3O पॉजिटिव का जब आप केस पढ़ रहे थे टेबल में अगर आप चेक करो तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, ठीक। चलो अगला हमें क्या निकालना था, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हमारे 3 आएंगे, लोन पेयर 1। फॉर्मूला आ गया AB3L, यही आया ना, AB3L, ठीक। सो आपका अगर ध्यान हो, मैंने आपको एक शेप बताई थी इस तरह से, ये है ना, सेम शेप आपकी यहाँ पे आ रही है H3O पॉजिटिव की। कैसी शेप है ये आपकी, पिरामिडल, ठीक है। सो यानी आप अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना आता हो, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर निकालना आता है, वो टेबल की पूरी नॉलेज है, तो आप शेप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, ठीक। सो यहाँ हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। फर्दर हम अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट हमारी थ्योरी आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, हमारी 4 थ्योरीज हैं, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहले हमने लुईस कॉन्सेप्ट किया पूरा, लुईस कॉन्सेप्ट में भी लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखे, वहाँ से प्रोसीड करते करते हम VSCPR थ्योरी पे आए। तो अगली हमारी अब होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगली थ्योरी उसके साथ आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो वहाँ पे इस सारे कॉन्सेप्ट का फिर से दोबारा यूज़ होगा, फिर से यूज़ होंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड एवरीथिंग। तो आपको ये चीज़ें ऑब्वियसली अगर क्लियर होंगी तो वहाँ समझने में आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप आपको लेक्चर मेरा पसंद आ रहा होगा। रेगुलरली आप मेरी वीडियोज़ देखते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। और जो लोग भी नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जितनी भी वीडियोज़ आएंगी, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको पता लग जाएगा उस चीज़ का, सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी, है ना। और यस, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ढेर सारे व्यूज़ दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।